Assalamu alaikum everyone, welcome back to Physics Hub. This is me आयशा गफ्फार। अच्छा जी, तो ये हमारी ट्यूमर सेगमेंटेशन सीरीज का दूसरा लेक्चर है। अगर आप लोगों ने इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई बटन पे क्लिक करने से भी आप उस वीडियो तक पहुंच जाएंगे। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है आप लोगों को कि वो वीडियो पहले देख लें ताकि आपको समझ आ जाए कि हम किस सीरीज की बात कर रहे हैं और आगे हमने कितनी बात करनी है इस सेगमेंटेशन पे और ब्रेन ट्यूमर इमेजिंग पे या ब्रेन मेडिकल इमेजिंग पे। अच्छा जी, तो हमारा आज का टॉपिक है ब्रेन ट्यूमर सेगमेंटेशन। हम इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ब्रेन ट्यूमर सेगमेंटेशन किस तरह से एक इमर्जिंग टेक्निक है। इसमें लोग किस तरह से अपना करियर परस्यू कर सकते हैं, स्पेशली एमफिल स्कॉलर्स और पीएचडी अगर कोई करना चाह रहा है तो वो अगर मेडिकल इमेजिंग में आना चाह रहा है तो वो इस टेक्निक को यूज़ करते हुए किस तरह से रिसर्च कर सकता है। क्योंकि अगर आप गूगल पे जाके अभी सर्च करें, इस वीडियो को भी पास करके गूगल पे जाके सर्च करें कि ब्रेन ट्यूमर इमेजिंग सेगमेंटेशन टेक्निक्स जो हैं उसका उसका स्कोप क्या है ऑल ओवर द वर्ल्ड और इन पाकिस्तान, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तो हम अपना लेक्चर जो है अभी का स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, तो ब्रेन ट्यूमर सेगमेंटेशन की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि ब्रेन ट्यूमर सेगमेंटेशन बेसिकली होती क्या है। सेगमेंटेशन का मतलब बेसिकली अगर हम देखें तो यही होता है ना कि छोटे छोटे टुकड़ों में किसी चीज़ को डिवाइड कर देना, सेगमेंट बना देना उसके, तो सेगमेंटेशन यही होती है। अच्छा, तो अगर हम ब्रेन ट्यूमर सेगमेंटेशन की बात करें, जैसे कि यहाँ पे इमेज से भी शो हो रहा है, अगर आपको इमेज शो हो रही है तो यहाँ पे देखें ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड और ब्लू कलर के डिफरेंट पार्ट्स बनाए हुए हैं। बेसिकली ये सेगमेंटेशन की हुई है ट्यूमर की और उसके एग्रेसिवनेस की, कि कौन ट्यूमर तो है इस पेशेंट को लेकिन पार्ट से बताया हुआ है कि कितना एग्रेसिव है। जो रेड पार्ट यहाँ पे शो हो रहा है इस सेगमेंटेशन वाले पार्ट में, ये सबसे ज्यादा एग्रेसिवनेस यहाँ पर शो हो रही है। और समटाइम्स ये नेक्रोसिस होता है, मतलब डेड्स हो जाते हैं सेल और फिर ये कभी भी क्योर नहीं हो सकते। वो जो कहते हैं ना कि ट्यूमर की 4th स्टेज है, कैंसर की 4th स्टेज है बेसिकली, तो ये इसका इलाज नहीं हो सकता, तो वो ये वाली स्टेज होती है। अच्छा जी, तो ब्रेन ट्यूमर सेगमेंटेशन बेसिकली इज अ मेडिकल इमेज एनालिसिस टास्क that involves the separation of brain tumors from normal brain tissues in magnetic resonance imaging scan. एमआरआई स्कैन करते हैं, एमआरआई इमेजेस लेते हैं और फिर उसको एल्गोरिदम में रन करते हैं सेगमेंटेशन वाले एल्गोरिदम में, और वो फिर एल्गोरिदम हमें ये बताता है कि नॉर्मल टिश्यू कौन सा है और सस्पेक्टेड टिश्यू कौन सा है। वो फिर यहाँ पे अक्सर थ्रेशोल्डिंग टेक्निक्स और इस तरह की टेक्निक्स हम लगा देते हैं जो कि हमें ये बताती हैं कि कितनी एग्रेसिवनेस और कितना ट्यूमर है और किस टाइप का ट्यूमर है। फिर उसके बाद जी ये आता है कि इसका गोल क्या है। सेगमेंटेशन तो कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? द गोल ऑफ दिस ब्रेन ट्यूमर सेगमेंटेशन इज टू प्रोड्यूस अ बाइनरी और मल्टी क्लास सेगमेंटेशन मैप that accurately reflects the location and extent of the tumor। तो बेसिकली ये होता है कि जो मेडिकल ऑफिशियल्स हैं या न्यूरोलॉजिस्ट हैं वो समटाइम्स इन इमेजेस को देखते हैं और फिर वो एमआरएस टेक्निक, जो कि हम आगे पढ़ेंगे एमआरआई के बाद एमआरएस टेक्निक पढ़ेंगे, उसमें से मेटाबोलाइट्स की पीक्स को देखते हैं और ये चीज़ें डिटेक्ट करते हैं और फिर देखते हैं कि अच्छा इस पर्सन को किस टाइप का ट्यूमर है और किस क्या एग्रेसिवनेस है इसकी बीमारी की। तो फिर उस लिहाज से वो रिकमेंड करते हैं कि ये सर्जरी की जाएगी या फिर मेडिकेशन की जाएगी या फिर ऑपरेशन होगा या जो भी उसका वो फिर उस हिसाब से रिकमेंड करते हैं। तो इस सेगमेंटेशन में ये होता है, लेकिन उसमें ये होता है कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है वो। उसमें मेडिकल ऑफिशियल्स पहले रिपोर्ट्स को एनालाइज करते हैं और फिर जाके जो कुछ सजेस्ट करते हैं। सेगमेंटेशन के थ्रू ये हो सकता है कि हम ये ब्रेन का एरिया बता सकते हैं, पेरीमीटर बता सकते हैं और इसके बाद क्लासिफिकेशन अगर हम मेथड लगा के और इन दोनों को कंबाइन करके हम करें तो ये विद इन सेकेंड्स आपको रिजल्ट्स देगा और उसका जो इलाज है वो डिले नहीं होगा, वो जल्दी हो सकता है। मतलब आजकल की इस जदीद टेक्नोलॉजी का एक फ़ायदा ये है कि इंसानी जानें जो हैं वो जल्दी बचाई जा सकती हैं, उनका इलाज जल्दी किया जा सकता है।
इससे नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे कि ब्रेन ट्यूमर की टेक्निक्स क्या हैं सेगमेंटेशन की। सेगमेंटेशन की बेसिकली 3 टेक्निक्स होती हैं जो कि हम इससे नेक्स्ट वाली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। और डिफरेंट टेक्निक्स यहाँ पर जो डिफरेंट टेक्निक्स बताई गई हैं वो ये बताई गई हैं कि डीप लर्निंग भी होती है, मशीन लर्निंग भी होती है। हम यहाँ पर उन 3 टेक्निक्स को किसके थ्रू जो है वो परस्यू करेंगे। डीप लर्निंग के थ्रू परस्यू करेंगे। डीप लर्निंग का एक पूरा लेक्चर आगे इंशाल्लाह आने वाली सीरीज में मैं शेयर करूंगी कि डीप लर्निंग मेथड्स क्या हैं। इमेज सेगमेंटेशन के लिए डीप लर्निंग जो है वो एक ग्रेट टेक्निक है, बहुत अच्छी टेक्निक है। डीप लर्निंग एल्गोरिदम्स हम यूज़ करते हैं। ये बेसिकली कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ही ये सॉफ्टवेयर बनाते हैं एल्गोरिदम्स, और उनको यूज़ करते हुए हम डिफरेंट उन उन टेक्निक्स को डिफरेंट नेम्स दिए गए हैं, जैसे कि डीप लर्निंग हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, CNN मॉडल्स हो गए। तो यहाँ पर हमने डीप लर्निंग टेक्निक यूज़ की है और जो कि सेगमेंटेशन में यूज़ होती है, और ये कॉम्प्लेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स को इजीली बता सकती है। वो वाली कॉम्प्लेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि इंसान नहीं बता सकता। समटाइम्स ये होता है कि वो डॉक्टर्स रिपोर्ट्स पढ़ते हुए समटाइम्स उनसे ह्यूमन एरर जिसे बोलते हैं, ह्यूमन एरर आ जाता है। पीक्स को एनालाइज नहीं किया जा सकता सही से, तो वो फिर एग्रेसिवनेस उस बीमारी की नहीं पता चल पाती, तो वो उन डिफिकल्टीज को ओवरकम करती है ये वाली टेक्निक। इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे कि इमेज सेगमेंटेशन की कितनी टेक्निक्स है। बेसिकली इमेज सेगमेंटेशन की 3 टेक्निक्स है। 3 तरह से हम सेगमेंटेशन कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी टेक्निक है, ये बहुत अच्छी स्लाइड है उन लोगों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपनी रिसर्च करना चाहते हैं सेगमेंटेशन में, क्लासिफिकेशन में, और डिफरेंट टाइप के GLCM फीचर्स निकालना चाहते हैं अगर, तो वो इनमें से एक टेक्निक ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि ये आपके पेपर को और आपके थीसिस को एक नई लुक देगी, एक नोवेलिटी वाली लुक देगी। और हमेशा ही ये होता है कि अगर एमफिल स्कॉलर है या PhD का कोई स्टूडेंट है, तो वो उसके पेपर में, उसके थीसिस में, उसके काम में हमेशा नोवेलिटी ही देखी जाती है। तो अगर आप इनमें से तीनों में से कोई भी एक टेक्निक यूज़ करते हैं, तो आई थिंक इट्स योर नोवेलिटी इन योर वर्क। सो एज बेस्ड टेक्निक होती है, रीजन बेस्ड टेक्निक होती है, और थ्रेशोल्डिंग टेक्निक होती है। एज बेस्ड और रीजन बेस्ड टेक्निक मेडिकल इमेजिंग में ज़्यादा यूज होती है एज कम्पेयर टू थ्रेशोल्डिंग टेक्निक, तो हम इन दोनों को ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम जो हैं वो मेडिकल इमेजिंग की बात कर रहे हैं, ब्रेन ट्यूमर सेगमेंटेशन की बात कर रहे हैं। थ्रेशोल्डिंग टेक्निक इज वन ऑफ द बेस्ट एंड इजिएस्ट टेक्निक, नो डाउट, बट इसमें इजिएस्ट टेक्निक होने के साथ साथ इसके डिसएडवांटेजेस भी बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम रीजन बेस्ड टेक्निक की बात करें, तो रीजन का मतलब ये होता है कि एक स्पेसिफिक रीजन के अंदर हम ट्यूमर को निकाल रहे हैं, हम उसका पेरीमीटर एरिया ट्यूमर का बता रहे हैं स्पेसिफिक रीजन के अंदर। अगर ब्रेन के किसी भी एक पार्ट की इमेज ली है और उसको भी आगे सेगमेंट किया है एक स्पेसिफिक रीजन में, तो उसके थ्रू अगर हम स्पेसिफिक रीजन वाला एल्गोरिथम लगा रहे हैं और उसको बता रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये वाली टेक्निक ज़्यादा ईजी है एज कम्पेयर टू एज बेस, क्योंकि एज जो होता है वो जैसे किनारे होते हैं किसी भी इमेज के, तो उसके लिए होती है। तो MRI स्कैन्स अक्सर ये होता है कि नहीं सही आते किसी भी पेशेंट के, तो वो MRI स्कैन्स जो हैं अगर एज बेस्ड टेक्निक लगा के यूज़ की गई है, तो कभी कभी एजेस स्मूथ आ जाते हैं, तो स्मूथ एजेस को ये बिल्कुल डिटेक्ट नहीं करती। लेकिन जो एनाटॉमी होती है ब्रेन की, वो बिल्कुल सही सही आती है MRI इमेजेस में, क्योंकि MRI टेक्निक जो है वो बेसिकली हमारे पास मेडिकल इमेजिंग टेक्निक है जो कि रेडियो वेव्स यूज करते हुए क्रिएट करती है MRI इमेजेस। तो उसका एडवांटेज भी यही होता है कि ये प्रोवाइड करती है डिटेल्ड इमेज ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन which may not be visible by another imaging method like CT scans और X-rays। तो एनाटॉमी ब्रेन की अच्छी बताती है, इसलिए रीजन बेस्ड टेक्निक जो है वो यूज करना ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि समटाइम्स एज आई ऑलरेडी मेंशन के जो एजेस होते हैं वो स्मूथ होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि एडवांटेजेस क्या हैं डीप लर्निंग सेगमेंटेशन के, मैंने पहले भी डिस्कस किया कि हम मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स यूज़ कर सकते हैं, हम CNN मॉडल्स यूज़ कर सकते हैं, हम डीप लर्निंग यूज़ कर रहे हैं। तो डीप लर्निंग के की बेनिफिट्स जो हैं वो ये हैं कि एक तो ये मोर प्रिसाइज एनालिसिस करती है एनाटॉमिकल डेटा की,
बाय आइसोलेटिंग ओनली नेसेसरी एरियाज, मतलब कि अगर ब्रेन के 2-3 पार्ट्स की पिक्चर्स हैं तो वो सिर्फ फोकस उस पार्ट पे करेगी, उस रीजन पे करेगी जहाँ पर उसको abnormality नज़र आएगी, दूसरे पार्ट्स पे फोकस ही नहीं करेगी। तो डीप लर्निंग मेथड जो है या डीप लर्निंग एल्गोरिथम जो है, इसका बेनिफिट भी यही है कि वो नेसेसरी एरियाज पे करेगी और हमें जल्दी रिजल्ट दे देगी। जैसे कि इसने बताया हुआ है कि इट इज़ नेसेसरी टू सेगमेंट आउट सर्टेन स्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल इन द हिप और नी। तो ये कह रहे हैं कि इसमें इंसान कर रहा है कोई एनालिसिस, नो डाउट एक्सपर्ट न्यूरोलॉजिस्ट और डॉक्टर्स जो हैं वो मिस्टेक्स नहीं करते, लेकिन कभी-कभी इंसान है तो गलतियां हो जाती हैं और इतनी माइनर सी मिस्टेक भी कभी-कभी बहुत नुकसान का बायस बनती है। तो वही कहना ये चाह रहा है कि ह्यूमन एरर होते हैं और अक्सर ह्यूमन एरर जो है उसको ओवरकम करने के लिए ये टेक्निक लगाई जाती है और इस टेक्निक की कॉस्ट भी लो है। ये इतनी कॉस्टली टेक्निक नहीं होती। आपके पास एक लैपटॉप हो अच्छा सा और एक उसके अंदर आपने एक सॉफ्टवेयर किया हुआ हो और आप ये इमेज सेगमेंटेशन वाली टेक्निक लगा सकते हैं यूजिंग डीप लर्निंग मेथड्स। और फास्टर इनसाइट्स का मतलब ये है कि जल्दी रिजल्ट दे देता है विद इन सेकेंड्स और विद इन मिनट्स डिपेंडिंग ऑन योर पीसी। तो ये था जी डीप लर्निंग एल्गोरिदम्स। डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी के लिए इतना ही। इंशाल्लाह में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये लेक्चर सीरीज कैसी लग रही है। मैंने इंशाल्लाह बहुत अपनी रिसर्च में जितने मेथड्स यूज़ किए हैं वो सारे शेयर करूंगी और आई होप आप लोगों को इमर्जिंग टेक्निक्स का पता चले। आई होप आप लोग जो हैं वो इस चीज़ को कंटिन्यू करें नेक्स्ट। ओके जी, अल्लाह हाफिज।